स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। और अभी तक हम पॉलिटिकल साइंस के 22 जो ये क्वेश्चन है यहाँ तक कर चुके थे। इसके अथवा वाला हमें करना है और उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर डी आएगा। तो देखिए ये दो नंबर के क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब मैंने MCQ क्वेश्चंस और जो दो नंबर के क्वेश्चन है वो कवर करवाए अभी तक। तो अगर नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा अथवा वाला ये क्या कहता है, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों का युग कब शुरू हुआ, राजनीतिक गठबंधन से क्या अभिप्राय है। तो हमें ये बताना है कि जो ये केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन सरकार है उसका युग कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1989 में। जो 1989 है उस समय ये गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ था। और राजनीतिक गठबंधन किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक गठबंधन है वह दो या दो से अधिक जो सरकारें हैं सत्ता में आने के लिए एकजुट हो जाती हैं, तो उसे राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए सेक्शन नंबर डी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कई कारण थे। कोई 4 कारण हमें बताने, बहुत सारे कारण थे, उनमें से 4 कारण हमें बताने कि कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व क्यों रहा, कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व क्यों रहा। यहाँ तक कि कुछ जो विचारक है उन्होंने इसे कांग्रेस प्रणाली भी कहकर पुकारा था। कांग्रेस प्रणाली का मतलब यही है कि लगातार इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक जो कांग्रेस पार्टी है स्वतंत्रता के बाद लगातार क्या है सत्ता में आती गई, उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए सबसे पहला कारण तो यही था कि जो कांग्रेस पार्टी वो सबसे पुरानी पार्टी थी और सबसे ज्ञात पार्टी थी। यानी कि पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी है सबसे पहले ऐसी पार्टी थी जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण, क्योंकि जो सबसे पुराना होता है उस पर हमारा विश्वास ज़्यादा होता है, हम उसे जांच परख चुके होते हैं, तो यही कारण था। और दूसरा कारण था कि सब पूरे देश के जितनी भी जनता थी वो कांग्रेस पार्टी से परिचित थी, उससे जानकार थी। तो ये कारण था एक। तो दूसरा देखिए सबसे लोकप्रिय और करिश्माई नेताओं की पार्टी। तो सबसे जो लोकप्रिय यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जितने भी नेता थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 1885 की थी, तो इसका मतलब है कि वह स्वतंत्रता संग्राम के समय मौजूद थी। तो उसमें जो नेता थे वो क्या हो गए थे, जनता के बीच में लोकप्रिय हो गए थे, उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया गया था। उसमें से एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने क्या किया, पूरे देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने चुनाव के समय संपूर्ण भारत का क्या किया था, नेतृत्व किया। तो यानी कि पूरे भारत की तरफ से जो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी थी और पूरे भारत में क्या हुए, जो जवाहरलाल नेहरू है वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए। तो एक तो ये कारण था। और दूसरा जो करिश्माई नेता थे वो भी क्या थे, अधिकतर कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे, इसी कारण भी। अगला देखिए स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत भी है, किस प्रकार से। विरासत का मतलब होता है जो पहले हमारे पास कोई भी चीज़ है हम उसे आगे दे देते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस पार्टी मौजूद थी और उसमें लोकप्रिय नेता भी थे। ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, लोकप्रिय नेताओं का होना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी की थी, इसीलिए जनता को क्या हो गया था, उस पर विश्वास हो गया था, इसीलिए वो लगातार क्या है सत्ता में आती जा रही थी। एक ये कारण भी था। अगला क्या कारण था, सबसे बड़ा संगठित नेटवर्क। जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो नेटवर्क था वो बहुत बड़ा था, यानी कि पूरे देश में फैली हुई थी, इसीलिए तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। तो जो पूरे देश में फैली होती है वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। तो जो उसका नेटवर्क है या फिर कहाँ तक पहुँच थी देश में कांग्रेस पार्टी की, वो पूरे देश में थी, पूरे भारत में थी। और उसमें जो वार्षिक बैठकें होती थी कांग्रेस पार्टी की वो देश के विभिन्न स्थानों पर होती थी, यानी कि कोई एक स्थान नहीं था देश का जिसमें उसकी वार्षिक बैठक होती थी, बल्कि देश के अलग अलग स्थानों पर हर साल उसकी बैठक होती थी। वार्षिक बैठक का मतलब यही होता है हर साल में बैठक होना। तो इससे क्या है, देश में अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कांग्रेस की पहुंच थी। तो ये कारण भी था क्योंकि सभी लोग उससे परिचित थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगला चुनाव लड़ने का अनुभव। जो कांग्रेस पार्टी है उसे चुनाव लड़ने का अनुभव हो गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान भी क्या है प्रांतीय स्तर के जो चुनाव हुए थे
वो लड़े थे और उसमें वह जीती भी थी। तो इसी कारण उसे क्या हो गया था, चुनाव लड़ने का एक तरीके से एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे ही कोई नई टीचर आती है स्कूल में तो उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है पढ़ाने का, पर अगर कोई पुरानी टीचर होती है तो उसे सारा पता होता है कि उसे ये पता होता है किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए, किस तरीके से जो एग्जाम्स है वो चेक होते हैं, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होता है। इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी उसे चुनाव लड़ने का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, बल्कि बाकी पार्टियों को नहीं था। FTPT का लाभ, यानी कि जो सबसे आगे रहेगा वही विजेता होगा। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। जब हम चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो सबसे आगे रहता है हमारे देश में, जब भी चुनाव होते हैं तो जो सबसे आगे पार्टी रहती है वही क्या होती है, विजेता होती है। चाहे उसने आधी वोट हासिल की भी ना हो, फिर भी वो विजेता घोषित हो जाती है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है वो विजेता हो जाती है। पर अगर उसके विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन सबके वोट को हम टोटल करके देखें, यानी कि उसे नापसंद करने वाले कितने हैं, अगर वो चीज़ हम देखें तो विपक्ष में जितने वोट मिलते हैं वो जीतने वाली जो पार्टी है उससे कहीं ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो हमारे देश में यह लागू किया गया है कि जो सबसे आगे रहेगा, हमें संविधान में लागू किया गया है कि जो सबसे आगे होगा वही विजेता होगा। इसी कारण भी क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या हुई है, वो लगातार सत्ता में आती रही है। जैसे कि इसका उदाहरण दे रखा है 1952 में जो चुनाव हुए थे 1952 में, उसके दौरान जो कांग्रेस पार्टी है उसे 45% वोट हासिल हुए थे, और परंतु उसकी जो सीटें थी वो कितनी थी, 74% उसे सीटें मिल गई। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, उसे 10% वोट हासिल हुए थे और 3% सीटें उसे प्राप्त हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तो FPTP के लाभ के कारण भी ऐसा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और पॉइंट तैयार कर रखा है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 है यहाँ पर, भारतीय राजनीति में राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान था। तो भारतीय राजनीति में राम मनोहर लोहिया वो क्या थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब देखते हैं हम। राम मनोहर लोहिया हैं वो जाने माने समाजवादी नेता कहलाते हैं, यानी कि उनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी है, समाजवाद को समर्थन करने वाली है। तो इनके बारे में हमें बताना है कि उनकी किस प्रकार से राजनीति में हिस्सेदारी रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सोशलिस्ट जो पार्टी है उसके संस्थापक सदस्यों के रूप में, यानी कि जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक गिने चुने राम मनोहर लोहिया भी थे। ये पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक राम मनोहर लोहिया हैं, नहीं, उनके सदस्य हैं। जब उनकी स्थापना की जा रही थी सोशलिस्ट पार्टी की, तो उस समय राम मनोहर लोहिया भी क्या थे, सदस्य थे, ये कहा जाता है। तो जो ये राम मनोहर लोहिया है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी में क्या थे, शामिल थे। बाद में उन्होंने क्या किया, पहले तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। हम सभी को पता है जो कांग्रेस पार्टी वो उसमें बहुत सारी विचारधारा के जो लोग थे वो अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टियों का निर्माण किया था। तो पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, बाद में 1948 में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी और फिर यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए, यानी कि इनकी स्थापना की। कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बने और फिर उसके बाद यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के बने। दूसरा इसका है लोकसभा सदस्य। इसकी राजनीति में भूमिका पूछ रखी है राम मनोहर लोहिया की, तो ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उपचुनाव लड़ा था। उपचुनाव का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि चुनाव है वो दोबारा करवाने पड़ते हैं, तो उपचुनाव लड़े थे और उसमें ये फर्रुखाबाद की तरफ से इन्होंने सीटें प्राप्त की थी। फर्रुखाबाद से ये विजेता घोषित हुए थे, चुनाव जीता था इन्होंने। और 1963 से लेकर 1965 तक ये संसद के सदस्य भी रहे थे, यानी कि सांसद भी बने थे 1963 से 67 तक। तो आपको याद रखना है। अब देखिए सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, हर सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन है आपको ऐसा होना चाहिए, ये तो मुझे आता ही आता है। जो सैम्पल पेपर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी, मतलब चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 6 नंबर का हो, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार उसकी तैयारी करनी है, तभी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब देखिए अगला इसका पॉइंट, समाजवाद का सिद्धांत। इन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया था। मैंने जैसे बताया कि ये क्या थे, समाजवाद जो विचारधारा थी उसकी तरफ प्रेरित थे। तो इन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय समाजवाद का सिद्धांत है उसकी तरफ भी समर्थन करते थे। उसके साथ साथ इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सिद्धांत है वो दिया। उनका मुख्य
जो ध्यान था यानी कि राम मनोहर लोहिया है, उनका मुख्य ध्यान क्या था? लोकतंत्र में समानता स्थापित करना, यानी कि लोकतंत्र है उसमें समानता होनी चाहिए, यानी कि सभी को समान मानना चाहिए। इसी के लिए इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया, उसका सिद्धांत दिया। अगला देखिए गैर कांग्रेसवाद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है इसे सर्वप्रथम बोला था, यानी कि इनके द्वारा ये गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है वो दिया गया था। ये कैसे हुआ? इन्होंने कांग्रेस में जो नेहरू थे वो उनके खिलाफ थे ये, यानी नेहरू के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया था, नेहरू के बिल्कुल विरुद्ध थे ये। फिर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे इसी कारण, और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का जो शब्द है वो दिया था, इनके द्वारा ही बोला गया था। तो ये इसकी जो भूमिका है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन तो 4 पॉइंट। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, भारत में 1975 का आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। तो यानी कि जो 1975 में आपातकाल लागू किया गया था उससे पहले भारत की जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी वो हमें बतानी है। ये बताना है कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था भारत में, तो उसके पीछे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि का मतलब होता है जो चीज़ घटित हो गई है उससे पहले की जो बातें हैं, जो उसके पहले के कारण है वो हमें बताने हैं। तो आर्थिक कारण ऐसे क्या थे जिनके कारण 1975 का आपातकाल लागू करना पड़ा था। तो सबसे पहला कारण था पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी। हम सभी को पता है पूर्वी पाकिस्तान क्या है, अब वर्तमान में बांग्लादेश है। तो जो बांग्लादेश है उससे 80 लाख जो शरणार्थी थे वो भारत में भागकर आ गए थे, भारत की सीमा पार करके आ गए थे। इसलिए क्या है, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ गया था। इसी कारण क्या है, भारत को भी क्या है, जो पाकिस्तान है उसके साथ युद्ध करना पड़ा था। आप सभी ने पढ़ा होगा। अब देखिए भारत पाक युद्ध, जो भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, उसके कारण भी क्या है, यह दिसंबर 1971 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ये छोटा सा युद्ध था, परंतु फिर भी इससे क्या होता, भारत की जो 5 वर्षीय योजना है उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये 1971 का जो युद्ध है वो भारत का आपको याद रखना। उसके अगला जो तेल की कीमतें हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही थी विश्व में, जिसके कारण भी क्या है, आर्थिक दबाव पड़ रहा था। जो 1970 का दशक है उसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी कि जो विश्व में जो बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिससे तेल की खरीदारी होती है, उनकी कीमतों में जो तेल है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। ये क्या था, ये काफ़ी सारे देशों के लिए घातक सिद्ध हुआ था, साथ में भारत के लिए भी। मॉनसून की विफलता भी एक कारण था, जिसके कारण जो आर्थिक दबाव पड़ा और 1975 में आपातकाल लागू करना पड़ा। तो जो मॉनसून की विफलता है, यानी कि मॉनसून जो था 1972 से लेकर 1973 में जो मॉनसून है वो विफल हो गया था, यानी कि सही प्रकार से नहीं हुआ था। इसके कारण क्या हुआ, हम सभी को पता है जो कृषि है वो मॉनसून पर निर्भर होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो कृषि खराब हो जाएगी, खेती खराब हो जाएगी। कम बारिश हुई तो खेती क्या है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो कृषि पूरी तरीके से मॉनसून पर निर्भर रहती है। इस कारण जब मॉनसून की विफलता हुई 1972 से 73 में, तो जो कृषि की जो उपज है उसमें लगातार क्या हो गई, गिरावट आ गई एकदम से। और जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के उत्पादन में 8% तक की जो गिरावट है वो आई थी। तो जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो ये डाटा दिया जाता है 8%, तो वो आपको याद रखना। अगर आप इसे आंसर में प्रयोग करेंगे तो आपका क्या है, आंसर बेस्ट होगा। अगला देखिए औद्योगिक उत्पादन में कमी। अब जो औद्योगिक उत्पादन है, क्योंकि औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ था भारत में उस समय तक, इसी कारण क्या है, जो बेरोजगारी है वो अधिक थी। क्योंकि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जो लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार होते हैं। तो उद्योगों का कम विकास होने से क्या होगा, उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं होंगे तो श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। अब श्रमिक नहीं जा पाएंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार ही होंगे। तो इसके कारण भी क्या हुआ, जो सरकार ने कदम लिया कि सरकार क्या करेगी, जो सरकारी कर्मचारी है उनका जो वेतन है उसे नहीं दिया गया। सरकारी जो कर्मचारी थे उनका वेतन रोक लिया गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार पड़ गई थी भारत पर इस कारण।
अगला मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे एक कारण ये था कि बहुत कम उत्पादन हो रहा था, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, और जो परिवहन का खर्चा है, जो लागत है, वो बहुत अधिक आ रही थी। यानी कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब मानिए आपके पास एक फैक्ट्री है और आप उत्पादन तो बहुत कम कर रहे हैं, पर उस पर जो लागत है, यानी कि सामान बनाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी वस्तु को महंगी कर देंगे, जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो संतुलित हो जाएगा, आपका जो बजट है जिस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, जो वस्तुओं की जो कीमत थी उसमें वृद्धि हो गई। कम उत्पादन के कारण कम उत्पादन हो रहा था, और जो लागत है वो बहुत अधिक आ रही थी। लागत का मतलब होता है जो खर्च किया जा रहा है उस वस्तु के उत्पादन के लिए, वो बहुत अधिक था। इसके कारण जो वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई, जिसके कारण देश में मुद्रास्फीति आ गई, महंगाई की स्थिति हो गई। तो ये कारण थे। अगला 26 क्वेश्चन है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के कोई 4 कारण बताने हैं। कि जो महाशक्तियां हैं वो क्यों जो छोटे देश हैं उनके साथ गठबंधन करना चाहती थी। 2 महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो वो क्यों छोटे देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी, जब उनके पास किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, तो क्यों ऐसा कर रही थी। कोई ना कोई कारण तो होगा। तो 4 कारण हमें बताने हैं। तो ये चैप्टर 1 से आया हुआ है आपका, और इसका जो अथवा वाला है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहला कारण था प्राकृतिक संसाधन। जो बड़े देश हैं वो क्या करते थे, छोटे देशों को प्राकृतिक संसाधनों के रूप में प्रयोग करते थे। इसका मतलब है छोटे देशों के पास क्या था, तेल खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन थे। इन्हें क्या करते थे, बड़े देश इनका इस्तेमाल करते थे, तेल खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का। तो ये एक कारण हो गया छोटे देशों को शामिल करने का। दूसरा कारण था सेनाओं का संचालन करना। यानी कि सेनाओं के संचालन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। जो सेनाएं एक देश से दूसरे देश में पहुंचानी होती है अगर युद्ध की स्थिति कभी छिड़ जाए, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हमेशा युद्ध की स्थिति रहती थी, शीत युद्ध होने की संभावना रहती थी। तो इसलिए सेनाओं का संचालन करने के लिए भूमि भी तो चाहिए। और अगर जो ये बड़े देश हैं जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर, ये जो महाशक्तियाँ हैं, ये छोटे देशों को अपने अंडर कर लेगी, यानी कि अपने साथ शामिल कर लेगी, तो उन्हें क्या है, सेनाओं के संचालन के लिए क्या है, मार्ग मिल जाएगा, भूमि मिल जाएगी। अगला सैन्य अड्डा। सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि जो ये हथियार, जैसे हथियार की होड़ इतनी ज़्यादा उस समय हो गई थी, शीत युद्ध के समय दोनों महाशक्तियाँ होड़ लगाए बैठी थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी हथियारों को लेकर। तो इतने सारे जो हथियार हैं उन्हें स्टोर भी करना था। तो स्टोर करने के लिए भूमि चाहिए थी, और वो क्या है, उस जो हथियार उन्हें स्टोर करना था वो भी खुफिया जगह पर स्टोर करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो छोटे देश है, जो उनके अंडर में जो छोटे देश है, उन्हें इस्तेमाल करा, जो अपने हथियारों को रखने के लिए सैन्य अड्डे के तौर पर। साथ ही उन्हें क्या करना था, अपनी जो दूसरी महाशक्ति है जैसे कि यूएसएसआर है, उसे यूएसए पर क्या करना है, हमेशा नज़र रखनी है। जैसे कि अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है। तो इसी तरीके से यूएसएसआर को क्या करना था, यूएसए पर नज़र रखनी थी, और यूएसए को यूएसएसआर पर नज़र रखनी थी। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, इन देशों को इस्तेमाल कर रहे थे। इन देशों से क्या है, मान लीजिए ये यूएसएसआर है और यूएसए है, ये इतनी दूरी पर है, तो नज़र रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यूएसएसआर का एक जो छोटा देश है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से वो जल्दी से क्या कर सकता है, इस पर नज़र रख सकता है। तो ये कारण हो गया। अगला कारण था वित्तीय मदद। वित्तीय मदद का मतलब होता है जो धन से रिलेटेड होता है, वित्त। तो जो महाशक्तियां हैं वो क्या कर रही थी, इन छोटे देशों से क्या कर रही थी, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रही थी, वित्तीय मदद भी मिल रही थी इन देशों को, चाहे छोटी मोटी मिल रही हो। तो अगर बहुत सारे जो देश है वो मान लीजिए थोड़ी थोड़ी भी वित्तीय मदद कर रहे हैं, तो मिलाकर वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से उन्होंने सोच समझ कर क्या किया, छोटे देशों को अपने में शामिल किया, और उसके बदले में वो क्या कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो ये आपका यहाँ पर तैयार होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हमें बंद करनी पड़ेगी, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू।